हेलो एवरीवन। आज मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के तामीराती तस्वुरात और मंसूबा बंदी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनेशनल सियासी माहौल के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है और ये इसकी तरक्की के लिए एक सुनहरी दौर भी है। खुसूसन चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नए और तेज रफ्तार तरक्की के दौर में दाखिल हो चुके हैं। हमने पाकिस्तान के आदादोशुमार का एक सादा मवाजना किया है, चाहे वो मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी हो, फीकस आमदनी हो या शहरी तरक्की की शरह। सब कुछ उस वक्त के चीन से मुशाबहत रखता है जब उसने इस्लाहात का अमल शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी तेजी से तरक्की के एक नए रास्ते में दाखिल होने वाला है। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी इसी तनाजुर में वजूद में आया है, इसलिए इसे एक खास तारीखी मिशन अंजाम देना है। ये मिशन दरअसल है क्या? ये मुझे चीन के शेंजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की याद दिलाता है। मैं शेंजन के तरक्याती अमल के बारे में तफसील से बात करना चाहता हूं। हमें इसकी कामयाबी के राज जानने हैं और ये देखना है कि शेंजन हमें कैसे मुतासिर करता है। शेंजन की तरक्की के 3 मराहिल हैं। पहला, आगाज कैसे हुआ। दूसरा, तब्दीली व तौसी। और तीसरा, आला मयार की तरक्की की जानिब पेशरफ्त। इनमें से इब्तदाई 20 साल सबसे ज्यादा मुताला करने के काबिल हैं, क्योंकि उस वक्त शेंजन की सूरत हाल बिल्कुल वैसी थी जैसी आज हमारी है। 1980 में शेंजन के पास सिर्फ 2 मरकजी सड़कें और 1 वाटर प्लांट था, लेकिन शेंजन ने खुद अपने मयारात कायम करने में पहल की। उसने माहौलियाती निज़ाम, ट्रांसपोर्ट और शहरी राहदारियों और जमीन के इस्तेमाल को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि कोई भी इनफरादी मंसूबा शहर की मजमूई कदर को नुकसान ना पहुंचा सके। बाद में शेंजन ने 3 लेवल्स पर मुश्तमिल मंसूबा बंदी के निजाम की बुनियाद रखी। मास्टर प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान और तफसीली प्लान। ये उस वक्त चीन में अपनी नौइयत का पहला निजाम था। मजीद ये कि हुकूमत के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट्स कायम किए गए जो इन मंसूबों को अमली तौर पर नाफिज करने के जिम्मेदार थे। इसी बुनियाद पर शेंजन ने अपना पहला मास्टर प्लान तैयार किया। इसमें तरक्की के अहदाफ, सिमत, स्केल और शहरी अफाल को वाज़े तौर पर बयान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि शेंजन ने इब्तदा में क्लस्टर लेवल के तरक्याती मॉडल को अपनाया। उसने मशरिक से मगरिब तक 3 बड़ी शाहराहों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को इस तरह जोड़ा जैसे मोतियों को एक लड़ी में पिरोया जाता है। हर क्लस्टर के दरमियान सब्ज इलाके रखे गए, जिससे माहौलियाती तवाजुन बरकरार रहा। ये क्लस्टर पर मबनी मंसूबाबंदी बाद में मरहलावार कंस्ट्रक्शन को आसान बनाने में मददगार साबित हुई। इस वक्त शेंजन ने 8 अहम इलाकों को तरजीही बुनियादों पर तरक्की के लिए मुंतखब किया। उसका उसूल था, पहले एक इलाके की मंसूबाबंदी करो, एक को तामीर करो और एक को मुकम्मल करो। दूसरे मरहले में शेंजन ने वसी पैमाने पर तौसी और तब्दीली का अमल शुरू किया। सबसे पहले उसने मास्टर प्लान का दूसरा वर्जन तैयार किया। उसने पिछले 8 अहम इलाकों को मरकजी नुक्ता बनाकर पूरे शहर की तरक्की को आगे बढ़ाया। मजीद अहम बात यह है कि उसने इर्द गिर्द के इलाकों में 17 हाईटेक सनती जोन्स कायम किए। इसकी सनतों ने कपड़े, टेक्सटाइल और फर्नीचर से निकलकर बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट और न्यू एनर्जी की जानिब रुख मोड़ा। इसी इकदाम ने हुआवे, टेंसेंट और BYD जैसी आलमी मुसाबकती कंपनियों को जन्म दिया। इब्तदाई मंसूबाबंदी की बदौलत उस वक्त तक मरकजी इलाकों की जमीन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो चुका था। शहर को अपनी तरक्की के लिए मालियाती और अकाउंटिंग सनतों की भी जरूरत थी। चुनाचे दूसरे मरहले में शेंजन ने मरकजी शहरी इलाके की तामीर मुकम्मल की और शहरी ढांचे और सनती निजाम में तब्दीली ले आया। तीसरे मरहले में शेंजन ने इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन बनने की जानिब सफर शुरू किया। इसी दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बंदरगाहों समेत बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया गया। उसी वक्त चांगहाई सेंटर, सुपर हेडक्वार्टर्स बेस और मैरीन इंडस्ट्री न्यू सिटी जैसे मंसूबों के जरिए शेंजन ने इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। इन 45 सालों में शेंजन की जमीन की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर रिहायशी जमीन की कीमत अपनी इब्तदाई कदर से 310 गुना बढ़ गई।
اب اگر ہم بلو ورڈ سٹی کی طرف واپس آئیں تو جواب واضح ہے۔ بلو ورڈ سٹی کسی عام علاقے کا نام نہیں، یہ ایک باہمی تعاون کا ماڈل زون ہے جو پاک چین دوستی کی علامت ہے، ایک مستقبل کا مثالی شہر جو پاکستان کے بلند اڑان والے عقاب کی علامت ہے، جو 5 ملین سے زیادہ آبادی پر مشتمل عظیم میٹروپولیٹن سٹی ہے اور ایک ایسا خوابوں کا شہر ہے جس کی تمنا پاکستان کا ہر نوجوان کرتا ہے۔ ایسے عظیم تاریخی مشن کے سامنے ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، مثلاً منصوبہ بندی میں نئے شہر کے تعمیراتی معیارات کیسے طے کیے جائیں، شہر کی شناخت اور پوزیشننگ کیسے متعین کی جائے، اس کے خصوصی فریم ورک کو کس طرح تشکیل دیا جائے اور وسائل کے بہتر اشتراک سے منفرد اقدار کیسے پیدا کی جائیں۔ تعمیر کے مرحلے میں کون سی صنعتیں فروغ پائیں، ترقی کو منظم انداز میں کیسے آگے بڑھایا جائے، ترقی کا ابتدائی محرک کہاں سے آئے گا، کن علاقوں کو پہلے تعمیر کیا جائے اور ان سب کے عملی ممکنات فیزیبلٹی کیا ہوں گے، انتظامات اور عمل درآمد کے لحاظ سے مزید تعمیراتی فنڈز کیسے حاصل کیے جائیں، ہر مرحلے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ آنے والے وقت میں بہت سا کام باقی ہے جس میں کاروباری ڈھانچے کی منصوبہ بندی، صنعتی ترقی کے ماڈل اور فیزیبلٹی کے انالیسس شامل ہیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل سٹی اپنے منفرد تعمیراتی معیارات و منصوبہ بندی کو قائم کرے گا جو نیشنل سٹینڈرڈ لیول سے بھی بلند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ڈیجیٹل شہری نظم و نسق پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک سمارٹ نقشے سے پورے شہر کو منظم کر سکیں گے جس سے انتظامی معیار اور کارکردگی میں غیر معمولی بہتری آئے گی، اور ابھی کا ابتدائی مرحلہ اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے سب سے موزوں وقت ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کوئی یاد نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے، اور بلو ورڈ سٹی دراصل اس شعر کی عملی تصویر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی اپنی ایک نئی معجزاتی راہ خود تراشے گا۔ یہ تھی آج کی میری گفتگو۔ شکریہ۔